हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड का फर्स्ट यूनिट का उदारवादी राष्ट्रवाद। 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा जिन विभिन्न रूपों में कार्य किया गया, उसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को निम्नलिखित 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल, जिसका समय है 1885 से 1905। कांग्रेस के 20 वर्षों के इस प्रारंभिक काल में उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता रही। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। इसके नेताओं ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति विश्वास तथा सहयोग की नीति अपनाई तथा वे याचना, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों के आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। कांग्रेस की इस काल की सबसे बड़ी सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम रहा। नंबर 2, उग्र राष्ट्रीयता का काल, इसका समय रहा 1906 से 1919। कांग्रेस ने अपने प्रथम काल में ब्रिटिश शासन की आधारभूत न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों की जो नीति अपनाई थी, भारतीय जनता को उनके वांछित परिणाम प्राप्त न हुए। अतः कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग, विशेषतया नवयुवकों में इस नीति के प्रति विश्वास नहीं रहा और 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने कहा कि कांग्रेस को याचना की पद्धति छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करवाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सन 1907 में सूरत विच्छेद हुआ, जिसमें कांग्रेस 2 पक्षों, नरम दल तथा गरम दल में बंट गई और दोनों दलों के मध्य 1915 ईस्वी में ही हो सका समझौता। इस काल के आरंभ में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के रूप में अपनी अलग राजनीतिक संस्था का निर्माण किया। नंबर 3, राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग, 1920 से 1947 तक। कांग्रेस का तीसरा काल 1920 से 47 तक का रहा। 28 वर्षों के इस काल में महात्मा गांधी ने न केवल कांग्रेस वरन राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बने रहे। अतः इसे राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग कहा जाता है। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग, फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस काल के प्रारंभ में ही नरम दल के लोग कांग्रेस से पृथक हो गए थे और उन्होंने अपनी अलग संस्था अखिल भारतीय उदार संघ की स्थापना कर ली। इस काल में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गए। मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया। उदार राष्ट्रीयता युग के प्रमुख नेता थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें गोपाल कृष्ण गोखले निश्चित रूप से सबसे प्रमुख थे। अब हम देखेंगे उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा क्या थी और वो किस कार्य पद्धति से कार्य करते थे। 1885 से 1905 के काल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा। इन उदारवादियों की विचारधारा का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले उदार राष्ट्रवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे। ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अपने सहयोगियों की सामान्य भावना को ही व्यक्त कर रहे थे, जबकि उन्होंने यह घोषणा की थी कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा करते हैं कि हम आचूड़ राजभक्त हैं। इन नेताओं के संबंध में एनी बेसेंट ने कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे।
नंबर 2, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था और वास्तव में इस विश्वास ने ही उनमें राजभक्ति की भावना को जन्म दिया था। डॉक्टर पट्टाभी के अनुसार उदारवादी नेता इस बात पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं तथा यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान करा दिया जाए तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। 12वें अधिवेशन के सभापति पद से रहमतुल्लाह सयानी ने घोषित किया था कि अंग्रेजों से बढ़कर सच्चरित्र तथा सच्ची जाति सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। अन्य उदारवादी नेताओं की भी यही भावना थी। नंबर 3, ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। अधिकांश भारतीय प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता जो थे वो पश्चिमी शिक्षा के परिणाम थे और उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है और ब्रिटिश शासन ही आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करने में समर्थ है। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के 6वें अधिवेशन के सभापति पद से कहा था, इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। नंबर 4, क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे और इन तथ्य से परिचित थे कि एकदम ही प्रतिनिध्यात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तात्कालिक रूप में वे प्रशासन में आवश्यक सुधारों, विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और रक्षा सेवाओं में सुधार से ही संतुष्ट थे और वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। नंबर 5, उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही स्वशासन की बात कही थी और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन के इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। नंबर 6, उदारवादियों की कार्य पद्धति, संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे तथा वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनके द्वारा वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाया गया, जिसे उनके आलोचकों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था। इन उदारवादियों को क्रांति या आंदोलन की अपेक्षा निवेदन में अधिक विश्वास था। ये थी उदारवादियों की विचारधारा और उनकी कार्य पद्धति। अगले लेक्चर में हम देखेंगे उदारवादियों का मूल्यांकन कि उदारवादियों ने कौन कौन सी कमियां देखने को मिलती हैं, उनकी दुर्बलताएं, लेकिन उदारवादी राष्ट्रवाद का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या महत्व है। धन्यवाद।